हेलो। हेलो। आज हम करते हैं महाराष्ट्र सेट के यूनिट 1 के क्वेश्चंस PYQs। ये 2018 से 2024 तक के हैं। ये पार्ट सेकंड है। 5 गलती से लिखा गया। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु इज द पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम का ऑथर का कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति, पोलो फ्रेयर, नील नॉर्डिंग। पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी पोलो फ्रायर ने। ये इनकी बहुत फेमस बुक है। पोलो फ्रायर क्या कहते हैं अपनी थ्योरी में? आइए पढ़ते हैं। पोलो फ्रायर क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग एजुकेशन। पोलो फ्रायर ने कॉन्सेप्ट दिया था बैंकिंग एजुकेशन का, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बैंकिंग एजुकेशन नहीं होनी, ये बल्कि कहते हैं प्रॉब्लम पॉसिंग अप्रोच होनी चाहिए। बैंकिंग एजुकेशन क्या होती है? जैसे बैंक में पैसे डालते हैं, पैसे भरते हैं, ऐसे ही बच्चे को टीचर बच्चे को सिर्फ इंफॉर्मेशन भरे ना, वो ये कहते हैं। वो इसके अगेंस्ट थे। बैंकिंग एजुकेशन को वो मना करते थे। वो कहते थे प्रॉब्लम पॉसिंग एजुकेशन हमें बच्चों को करानी चाहिए। बच्चे को हमें क्रिटिकली थिंकिंग करानी है। बच्चे को इतना पढ़ाएं कि बच्चा क्वेश्चन उठा सके चीज़ों को। पोलो फ्रायर कहते थे कि जो ऊपर क्लास होती है और जो वर्किंग क्लास होती है, अपर क्लास जो होती है, वो वर्किंग क्लास को दबाती है, ऑप्रेस्ड करती है। उन्होंने ये कहा था। वो कहते थे बच्चों को क्रिटिकली थिंकिंग कराओ, क्रिटिकली कॉन्शियसनेस होनी चाहिए बच्चों को, मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते थे वो कहते थे ट्रांसफॉर्म बोथ टीचर्स इनटू लर्नर्स एंड लर्नर्स इनटू टीचर्स। टीचर्स बच्चे को भी सिखा सकता है और बच्चा भी टीचर्स को सिखा सकता है। वो ये बात करते थे। बैंकिंग एजुकेशन को वो मना करते थे। वो कहते थे प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन और कराएं बच्चे को। वो हम और बच्चों को वो कांग्रेस में, हाँ, ये वाली बात उन्होंने बोली है। शिक्षक सारथी का बने, शिक्षार्थी शिक्षक बने। मीनिंगफुल लर्निंग की बात वो करते हैं। जी, ठीक। द एम ऑफ पोलो फ्रायर एजुकेशन पॉलिसी इज लिबरेशन। की जो लिबरेशन है उन सॉरी पोलो फ्रायर की एजुकेशन फिलोसफी का एम क्या है? लिबरेशन, आज़ाद कराना। क्योंकि वो ये कहते थे जो अपर क्लास है वो वर्किंग क्लास को दबाती है, वो अपनी आइडियोलॉजी चलाती है। वाइल एंगेज विद द वर्ड टू अंडरस्टैंड। और उन्होंने एक बुक लिखी थी पेडोलॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। उनकी और भी बहुत सारी बुक है, लेकिन उन्होंने इस पे सबसे काम करा था। वर्किंग क्लास जो होती, वर्किंग क्लास को, सॉरी, वर्किंग क्लास को दबाया जाता है अपर क्लास से। तो आंसर नंबर सी, इसका ऐसे आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निभान इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड। ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? जैनिज्म, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम। तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म ने लिबरे अटेन करने का क्या था? निर्वाणा। निर्वाणा बोलते हैं संस्कृत में, और पाली में बोलते हैं निभान। मोक्ष की प्राप्ति की बात है। इसे संस्कृत में बोलते हैं और इसे पाली में बोलते हैं। है दोनों का सेम मतलब यही, अटेन लिबरेशन। बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा जो थे, उनकी टीचिंग्स है। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ ट्रुथ बताए थे। 4 नोबल ट्रुथ बताए थे उन्होंने, और 8 उन्होंने फोल्ड पाथ बताए थे। ये
बुद्धिज्म हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट एंड अल्टीमेट गोल्स आर निभान पाली में बोलते हैं और निर्वाणा संस्कृत में बोलते हैं। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे। पहला बताया था लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, ये उनका पहला स्टेप था 4 नोबल ट्रुथ। सेकंड स्टेप है सफरिंग हैज अ कॉज, हर दुख का कोई कारण है। सेजेशन ऑफ सफरिंग, इन दुखों से हम निकला जा सकता है। वे ऑफ डिस्ट्रॉय सफरिंग, इन दुखों का कोई रास्ता है निकलने का। और जो ये वाला पॉइंट है लास्ट वाला, इसमें ही इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए थे। बुद्धिज्म में हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट है गोल्स पाने की, उसे हम निभान पाली में बोलते हैं और निर्वाणा संस्कृत में बोलते हैं। उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ बताए थे। फर्स्ट है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुखों से भरा है। फिर उन्होंने बताई थी सफरिंग हैज अ कॉज, हर दुख का कोई कारण है। सेजेशन ऑफ सफरिंग, इन दुखों से निकला जा सकता है। वेज टू डिस्ट्रॉय सफरिंग, रास्ता निकालना है दुखों को हटाने का। और इसी लास्ट वाले स्टेप में उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताए थे। ये लिखी निभान पाली, निर्वाणा संस्कृत, और 4 इन्होंने नोबल ट्रुथ बताए थे। फर्स्ट ये रहा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इनकी क्रोनोलॉजी भी आ जाती है क्वेश्चंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट टू द रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन, कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन से। डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित कर देना किसी चीज से, सॉरी किसी चीज से वंचित रह जाना। तो इन्होंने कहा डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एक्टर विद स्टेटस क्यू ड्यू टू राइजिंग एक्सेप्टेशंस, revolution are caused by discontent which is often related to social inequalities. Revolution are more likely when important groups of actions rational calculation of interest change so that revolutionary participation seem rational. Social psychological dynamics are important. कौन सा कारक नहीं है रिलेटिव डिप्रेवेशन थ्योरी का, इनमें से वो बताना है। पहले हम थ्योरी होती है वो पढ़ते हैं। ये थ्योरी दी थी सैमुअल ए स्टॉफर ने, इसे सबसे पहले यूज़ किया था, लेकिन इस पे बाद में काम किया था रॉबर्ट के मेटर्न ने। रिलेटिव डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट है, सोशल साइंस में डिस्क्राइब होता है, बताया गया है जो एक्सपीरियंस होते हैं इंडिविजुअल के या ग्रुप के, वो डिप्राइव्ड फील करते हैं रिसोर्सेज से, अपॉर्चुनिटीज से जो उन्हें मिला है, दैट इज देयर सोसाइटी इंजॉय, जो सोसाइटी में मिला है औरों को, वो उनसे डिप्राइव्ड अपने आप को फील करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे रिसोर्सेज हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कमी है रिसोर्सेज की उस वजह से, नहीं, वो फील करते हैं डिप्राइव्ड, अपने आप को कंपेरिजन करते हैं, कंपैरिजन दूसरों से, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और तब वो फील करते हैं डिप्राइव्ड कि हमें वो चीज़ वंचित है। एग्जाम्पल जैसे, कहाँ गया पेन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे कि रिजर्वेशन का एग्जाम्पल्स। अब रिजर्वेशन क्या होती है, रिजर्वेशन मिलती है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, जनरल वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलती। इनको रिजर्वेशन मिलती है एजुकेशन में सब जगह, ठीक। तो ये क्या है, जनरल वाले अपने आप को डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं इनसे कि इन्हें रिजर्वेशन मिल गई और हमें नहीं मिली, ये होती है। वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इन सब से, जनरल वाले कंपेयर कर रहे हैं इन सब से,
अपने आप को अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहे, वो कंपेयर कर रहे हैं इनसे कि इन्हें रिजर्वेशन मिल गई, हमें नहीं मिली। ये लेक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है कि इस पर बेस्ड है, नहीं, कमी रिसोर्सेज की वजह से नहीं, बस ये अपने आप को फील करने लगते हैं कि वंचित है हम उस चीज से, हमें नहीं मिली, वो उन्हें मिली है। ये डेप्रिवेशन थ्योरी दी थी सबसे पहले सैमुअल ए स्टेफन ने, उस पर बाद में काम किया था रॉबर्ट के मिल्टन ने। इन्होंने बताया था कि जो इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, वो फील करने लगता है डिप्राइव्ड, वो अपने आप को कंपैरिजन करता है दूसरों के साथ। डेप्रिवेशन डेप्रिसिएशन कह रही हूँ, सॉरी, डिप्रिवेशन इज अ गैप बिटवीन एक्सेप्टेशंस, जो मिला है और जो क्या उम्मीद मिलने की, उन्हें उम्मीद है कि हमें मिल सकती है, वो तीन चीज़ों पर वैल्यू करती है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटस पर। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू डैश institutions are patterns of behavior that have cluttered around a specific need or a desire। ये डेफिनेशन किसने दी थी? इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स है बिहेवियर के जो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है अराउंड अ स्पेसिफाइक नीड और डिज़ायर, एक इच्छा और ज़रूरत की खास स्पेसिफाइक। किसने बोला? ये बॉर्डर्स ने, जे.एम. केरन ने, ब्राउन ने, एच.ई. बैरन्स ने। तो ये डेफिनेशन बोली है ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, दयानंद सरस्वती सत्य प्रकाश सजेस्ट करते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर डिफाइंड करिकुलम फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिशन एंड विजन टू बी फॉलोड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। शैक्षिक संस्थानों के लिए उद्देश्य, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्थानों द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियां, शैक्षिक संस्थान द्वारा अपनाए जाने वाले मिशन और विजन। तो ये दयानंद सरस्वती डिस्क्राइब सजेस्ट करते हैं ए डिफाइंड करिकुलम, एक फिक्स्ड करिकुलम फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी। अकॉर्डिंग टू दयानंद इंडिया फेस चैलेंज इन फिलोसफी। दयानंद के अकॉर्डिंग इंडिया जो है फेस करता है चैलेंज फिलोसफी, पॉलिटिकल और सोसाइटी में। वो विश्वास करते हैं बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ रिलेंस हो प्यूपिल में, सब में, और वो इन्फ्लुएंस सॉरी वो वेस्टर्न कल्चर से और इस्लाम को क्रिटिक करते हैं। दयानंद के अनुसार भारत को दर्शन, राजनीति और समाज की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह लोगों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। पश्चिमी प्रभावों और इस्लामों की वो आलोचना करते हैं, क्रिटिक करते हैं, इनको नहीं मानते वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को और इस्लाम को। कि ये है, ये कहते हैं कि बच्चे को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चे को फोर्स तरह में इतना करना चाहिए। प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन की वीकनेस सबसे ज़्यादा क्या है? करिकुलम डिसाइड नहीं हुआ, एम्स डिसाइड नहीं हुए, मेथड डिसाइड नहीं हुआ, या टीचर का रोल डिसाइड नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा कमजोरी क्या है प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन? प्रैग्मेटिस्ट एजुकेशन क्या है, ये बात क्या करते हैं? ये बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, बच्चा खुद सीखे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं ये, कि बच्चा करके सीखे। एक किससे रिलेटेड है? ये है जॉन डुई से। जॉन डुई ने भी तो ये कहा है बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखे, एक्सपीरियंसेस से सीखे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की ये बात करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी क्या है? डिसाइड नहीं हुआ करिकुलम, एम्स, या मेथड, या टीचर। द प्रैग्मेटिस्ट वर्ड जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है वर्क। द एम ऑफ एजुकेशन जो है प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग ये है इज टू टीच वन हाउ टू थिंक सो दैट वन कैन एडजस्ट टू एवर चेंजिंग सोसाइटी। वो ये कहते हैं शिक्षा का उद्देश्य जो है यह सोचना है, यह बच्चे को सिखाना है कि वह सोचे कैसे ताकि वह हमेशा बदलते समाज के साथ तालमेल बिठा सके। उन्होंने एम ऑफ एजुकेशन पर बस ये बात दिया।
तो सबसे ज़्यादा इसका वीक पॉइंट क्या है? उन्होंने बताया कि बच्चा अपने आप को बदलते समाज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, उन्होंने ये बात कही सीधी सी। तो सबसे ज़्यादा करिकुलम प्रैग्मिस्ट एजुकेशन का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट ही क्या है? इन्होंने कोई एम डिसाइड नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एम क्या है इम्पोर्टेंट एजुकेशन का इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने लिए? निर्वाणा, मोक्षा, मेडिटेशन, रिलीजियस डिस्कशन। अभी हमने पढ़ा बुद्धिज्म का एम क्या है इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने के लिए? हमने पढ़ा था निर्वाणा बोलते हैं संस्कृत में, और निभान बोलते हैं पाली में, यही पढ़ा था। इससे ही इंडिविजुअल प्रिपेयर हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन प्रैग्मिस्ट से मिलता फिर आ गया। टू विच ब्रांच ऑफ एजुकेशन प्रैग्मिस्ट मेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन? अब पहले तो उन्होंने पूछा था वीकनेस, अब वो पूछ रहे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किस पर दिया है? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज पर, एम ऑफ एजुकेशन पर, मेथड ऑफ टीचिंग पर, या करिकुलम ऑफ एजुकेशन? एम ऑफ एजुकेशन तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पहली काट दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये वाला तो वीक है इसका पॉइंट, उन्होंने कोई खास बात नहीं करी एम ऑफ एजुकेशन की। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किस पे दिया? स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज पर, मेथड ऑफ टीचिंग पर, या करिकुलम ऑफ एजुकेशन पर? देखते हैं। प्रैग्मिस्ट के अकॉर्डिंग एक टीचर जो है वो डिक्टेटर या टास्क मास्टर नहीं होना चाहिए। अब कि तानाशाही करी बच्चों ने, टीचर ने जो कह दिया वो बच्चों ने कर लिया, नहीं, वो बल्कि एक लीडर होना चाहिए ग्रुप एक्टिविटीज़ का। प्रैग्मिस्ट जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं टीचर ऐसा बिहेव ना करे कि डिक्टेटर हो या टास्क मास्टर हो, नहीं, बल्कि वो ऐसा करे जो लीडर बने, बच्चे को फैसिलिटेट करे ग्रुप एक्टिविटीज से। टीचर को अवॉइड करनी चाहिए बच्चे को नॉलेज थोपने के लिए, वो ये मना करते हैं कि बच्चे के ऊपर नॉलेज मत थोपो, बल्कि वो कहते हैं कि बच्चे को नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करने दो, अपने एक्सपीरियंस से सीखने दो, और बच्चा वो जो सीखेगा इन्फ्लुएंस होगा वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट चैलेंज के अकॉर्डिंग, वो इस पर भी इसकी फोकस करते हैं। वो डिक्टेटर और टास्क मास्टर को मना करते हैं, वो कहते हैं ग्रुप एक्टिविटीज में बच्चे को टीचर को ग्रुप एक्टिविटीज दे, बच्चे लीडर बने, उनकी सहायता करे, एक्सपीरियंशियल अपने एक्सपीरियंस से बच्चा सीख सके, ना कि बच्चे के अंदर नॉलेज भर दे बस, वो काम बच्चे टीचर को नहीं करना, वो उसके लिए करते हैं मना। वो कहते हैं कि बच्चे को उससे ऊपर ऊपर जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन थोपनी नहीं है, बच्चे को हमें कैसा बनाना है, बच्चे को वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग पे समझ सके चीज़ें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चैलेंज के अकॉर्डिंग बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख सके। सॉरी आंसर ही देख लिया। सबसे ज़्यादा बात उन्होंने किस पर करी है? मेथड्स ऑफ टीचिंग पर। अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक मिनट चलते हैं, यानी टीचिंग, हाँ ठीक है। सबसे ज़्यादा बात उन्होंने किस पर करी है? इन्होंने करी है टीचर, कि टीचर कैसा होना चाहिए, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। वीक पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी एजुकेशन का क्या बताया उन्होंने? एम्स ऑफ एजुकेशन, इस पर कोई खास बात उन्होंने नहीं करी है। तानाशाही या कार्यपालक नहीं होना चाहिए, बल्कि समूह गतिविधि का नेता होना चाहिए। वह सुझाव न हो कि तानाशाही करे बच्चों पर, नहीं मना करते वैसे, बल्कि ग्रुप एक्टिविटीज दे बच्चों को। वह कहते हैं बच्चों को जानकारी नहीं थोपना बच्चों के ऊपर, बल्कि जो बच्चा चाहता है अपनी नीड अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा वह सीखे। सही क्या है सोशल मूवमेंट के अकॉर्डिंग? सोशल मूवमेंट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ सिविल सोसाइटी। Social movements are relatively common in modern democratic society. Social movements are equally likely under all regime types. All social movements have left wings. Are left wing. सामाजिक आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज के बाहर होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक आंदोलन अपेक्षता आम है। सभी प्रकार के शासन के तहत सामाजिक आंदोलन समान रूप से संभवित है। सभी सामाजिक आंदोलन वाम थपी है, लेफ्ट विंग नहीं। सोशल मूवमेंट जो है एक बहुत ब्रॉडली कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइज्ड
कलेक्टिवली एफर्ट है चेंज लाने का कोई सोसाइटी में, चाहे वो थॉट्स में हो, किसी के बिलीफ में हो, किसी की वैल्यू हो, किसी की एटीट्यूड हो, कोई रिश्तेदार हो, वो एक मेजर इंस्टीट्यूशन में काम करता है सोसाइटी में, और टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द अबव सोसाइटिकल अरेंजमेंट्स। सोशल मूवमेंट क्या है? सोशल मूवमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पूरे समाज में चेंज ला सकते हैं, चाहे वो किसी की थॉट में परिवर्तन लाना हो, विश्वास में लाना हो, उनकी बिलीफ्स लाना, उनके कल्चर में, कल्चर कह रही हूँ, एटीट्यूड्स में, रिलेशन में, किसी चीज में भी उनका चेंज लाना हो। आगे तुम्हें कि बदलाव का विरोध करने के लिए संगठित या सामूहिक प्रयासों को काम करना चाहिए। सोशल मूवमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो सबको मिलकर एक साथ एफर्ट डालने चाहिए चेंज लाने के लिए, चाहे थॉट्स, बिलीव, एटीट्यूड, रिलेशन। ये मेजर इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, कोई भी टॉपिक पर हम मुद्दे पर बदलाव ला सकते हैं। आउटसाइड ऑफ सिविल सोसाइटी नहीं, है तो इनसाइड की बात हो रही है, तो ऑप्शन ही गलत है। ऑल लेफ्ट विंग नहीं, ये कैसे कह सकते हैं हम, ये भी गलत है। सोशल मूवमेंट्स आर इक्वली बराबर है लाइकली, जैसे ऑल अजीम रिजिम टाइप्स होते हैं, नहीं। सोशल मूवमेंट्स आर रिलेटिवली कॉमन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक एंड सोसाइटी, यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये और ज़्यादा सबसे ज़्यादा वीक ऑप्शंस हैं। कैसे? आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक आंदोलन अपेक्षाता आम है। सोशल मूवमेंट्स जो है मॉडर्न में डेमोक्रेटिक सोसाइटी में को बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ ना कुछ बदलाव समाज में होता रहता है, जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है, एवोल्व होते हैं, वैसे वैसे बदलाव हमारे होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैनिज्म के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें से कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो जो जैनिज्म है, टर्म जैना, वो ड्राइव करा गया था जीना वर्ड से, जिसका मीन्स है कन्क्वेर। जैनिज्म की टीचिंग बेस्ड है जो 24 टीचर्स ने दी थी, उनका उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देवा, और लास्ट वाले थे लॉर्ड वर्धमाना, जिनको हम महावीरा भी बोले जाते हैं, उनका मतलब है ग्रेट हीरो। जैनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, इनमें मेल और फीमेल दोनों होती हैं, लेकिन दिगंबर में वो कपड़े नहीं पहनते और इसमें सिर्फ मेल कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। इन जैनिज्म में दो तरह की नॉलेज अटेन लिबरेशन कर सकते हैं, इसे हम मोक्षा बोलते हैं। जैनिज्म में दो टाइप की नॉलेज है, एक तो मीडिएट, उसे हम परोक्षा बोलते हैं, और एक है इमीडिएट, उसे हम अपरोक्षा बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट नॉलेज जिसे हम अपरोक्षा बोलते हैं, उसमें आता है, पहला आता है अवधि माँ प्रिहाया केवल्य जना, इसको हम बोलते हैं केलोवरेंस, टेलीपैथी, ओमनिसेंस। और मीडिएट नॉलेज इसमें परोक्षा है, उसमें आती है नेम मति एंड श्रुति। तो इन्होंने क्या बताया? डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। डायरेक्ट प्रैक्टिकल की नॉलेज हो क्या हो गई? मीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज का मतलब हो गया परोक्षा। परोक्षा में कौन कौन सी आती है? मति एंड श्रुति, ऑप्शन नंबर डी। और इमीडिएट होता, वो होता है इमीडिएट होता इम्प्रैक्टिकल नॉलेज। उसमें कौन सी आती है? पहली आती है अवधि, फिर आती है महान प्रिया, और थर्ड आती है, लास्ट आती है केवल्या। थैंक यू। पार्ट थर्ड हम कल करेंगे।